नमस्कार, मैं हूं बिलाल मलिक और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है उत्तर प्रदेश। जी हां, पूछता है उत्तर प्रदेश में आज हम बात करेंगे योगी कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। जी हां, एक और डिप्टी सीएम यहां पर योगी कैबिनेट में बनाए जा सकते हैं, लेकिन यहां पर डिप्टी सीएम कौन होगा यह भी एक बड़ा अहम सवाल है। लेकिन सूत्रों के हवाले से जो है खबरें निकलकर सामने आ रही है, अगर आप यहां पर बात की जाए डिप्टी सीएम जो हो सकते हैं वो जो है जातिवाद को लेकर भी चर्चा का विषय बना हुआ है। आपको बता दें कि पिछड़े वर्ग की यादव जाति से डिप्टी सीएम पद के उम्मीदवार या फिर यादव जाति से आने वाले नेता को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। सवाल ये उठता है कि क्या जातिगत वोटरों को साधने की कोशिश यहां पर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार करने जा रही है? क्या 2022 में जो विधानसभा का चुनाव होगा उससे पहले यादव समाज का जो वोट बैंक है उसको साधने की कोशिश शुरू कर दी गई है? अब सवाल यह भी उठता है कि आखिरकार जातिगत राजनीति कब तक होती रहेगी और क्या वाकई में जातिगत राजनीति से ऊपर उठकर राजनीति नहीं होगी? यह बड़ा अहम सवाल है। या फिर वोटों को जिस तरह से साधने की कोशिश की जाती रही है हर बार, चाहे विधानसभा का चुनाव हो या फिर लोकसभा का चुनाव, सवाल यही है कि जातिगत राजनीति खत्म कब होगी, कैसे होगी और किस तरह से होगी। इसी पर विस्तार से आज हम चर्चा करेंगे और इसी खास चर्चा में शामिल होने के लिए कुछ खास मेहमान मेरे साथ सीधा लाइव जुड़ रहे हैं, उनसे भी आपका तारुफ कराते हैं। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए विकास कुमार त्रिपाठी हैं जो कि बीजेपी का पक्ष रखेंगे। विकास जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है लोकमंच पर। और कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए आशीष सिंह है, कांग्रेस का यहां पर पक्ष रखेंगे। आशीष जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं फैसल खान लाला भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। फैसल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल मेरा विकास जी आप ही से है। 2022 में विधानसभा का चुनाव होना है, उससे पहले हर तरह से अपनी सियासी जमीन को पक्का करने की कोशिश योगी सरकार उत्तर प्रदेश की बीजेपी करने में जुटी है? नहीं, ऐसी कोई क्या कहते हैं बात नहीं। देखिए, ये जातिगत वोट बैंक को हमारा शुरू से नारा रहा है सबका साथ सबका विकास, और उसके लिए हमको पर्टिकुलर किसी ये नहीं है कि हमको किसी जाति को साथ दे। ऐसा अगर कुछ भी है वो पार्टी का अपना निर्णय है और जो भी निर्णय होगा वो प्रदेश को प्रदेश संगठन को और सबको मान्य होगा। इसीलिए ऐसी कोई बात अपने मन से कहना कि सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर जाति को साधने के लिए अगर ऐसा किया जा रहा है तो मेरे ख्याल से ये पहले से सिर्फ अनुमान लगाना ही माना जाएगा, बाकी और कुछ अतिरिक्त इसमें नहीं कहा जाता। लेकिन सर, राज्य में अभी 2 डिप्टी सीएम हैं, एक और डिप्टी सीएम को बनाने की आवश्यकता क्या है सर? नहीं, फिलहाल अभी ऐसा कोई क्या कहते हैं आधिकारिक हम लोग को कोई वो है, और बाकी बड़ा प्रदेश है, ठीक है। अगर ऐसा कोई पार्टी का निर्णय अगर होता भी है तो पार्टी के लोग अपने समझ के अगर उन्होंने कोई निर्णय लिया है तो यही होगा, उसको हम लोग भाई मान्य भी करेंगे। और फिलहाल अभी ऐसा कोई नहीं है कि तीसरा डिप्टी सीएम भी लाया ही जाए। लेकिन जिस तरह से सर चर्चा निकलकर सामने आ रही है, क्या यह मान लिया जाए जो सपा का वोट बैंक माना जाता है, यादव समाज का जो वोट बैंक है वो सपा के साथ रहा है, कि उस पर अब बीजेपी की नजर है और आने वाले चुनाव में उसको साधने की पूरी कोशिश होगी? जी, ऐसी बात नहीं है। हमारे पार्टी में अभी भी कई जिम्मेदार पदों पे यादव का कहते हैं यादव के लोग हैं तो उनका प्रतिनिधि कर रहे हैं। हमारे कई विधायक भी ऐसे हैं जो यादव हैं, तो ऐसा कोई नहीं कि पर्टिकुलर सिर्फ यादव वोट बैंक को ही साधने के लिए क्या कहते हैं। तो ऐसे तो आप अगर ऐसे आप कहें सिर्फ यादव को साधने के, तो ऐसे कांग्रेस समाज को भी साधने के लिए फिर हमको फिर एक और क्या कहते हैं डिप्टी हमारे उसके लिए भी चाहिए फिर। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि हमको किसी पर्टिकुलर समाज में, हम सबका साथ सबका विकास हम सबके लिए है। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो कहा था वो किया। हर जाति को कोई किसी पर्टिकुलर ये नहीं कहा किसी जाति को ये दिया गया या किसी को ये नहीं दिया गया। हमारे जो भी खाका तैयार होता है वो व्यक्ति विशेष का या जाति विशेष का नहीं होता है, वो आम जनता के लिए होता है, सबके ही में होता है। ठीक है सर। आशीष जी, सबका साथ सबका विकास, क्या वाकई में इस पर आगे बीजेपी बढ़ रही है? हमसे बेहतर तो आप ही जान रहे होंगे, हमसे बेहतर आप ही जान रहे होंगे। भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है, विचारधारा है, जमीन पर कुछ है, कार्यशैली में कुछ है। मैं अपनी पार्टी की बात कर सकता हूँ कि हमारी पार्टी ने हमेशा
सबको साथ में लेके चले हैं और सभी जाति धर्म मजहब को लोग को सम्मान दिया है। और हमने हमेशा कहा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। नहीं सर, कांग्रेस भी इससे छूती नहीं है सर। परिवारवाद का जो है आरोप वो कांग्रेस पर भी हमेशा लगता रहा है सर। जो लोग परिवारवाद का आरोप लगा रहे हैं उनके 3 दर्जन से ज्यादा नेताओं की अगली पीढ़ी राजनीति में है। अगर हम त्यागी और बलिदानी गांधी परिवार के नेतृत्व में काम करने को गर्व महसूस करते हैं तो दूसरों के पेट में जलन क्यों? लेकिन सर सवाल ये उठता है कि जातिगत राजनीति से ऊपर उठकर और परिवारवाद को पीछे छोड़कर क्या राजनीति करना संभव नहीं है? नहीं, बिल्कुल संभव है और हम लोग कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं। आज हमारे उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष माननीय अजय लल्लू जी किसी परिवारवाद से नहीं, अपने संघर्ष के दम पर आए हैं। और हम सारे लोग जो बने हैं, जिलों में आज अध्यक्ष बने हैं, ब्लॉक के हमारे अध्यक्ष बने हैं, हमारी कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं, हमारे परिवार में कोई सांसद विधायक नहीं रहा। तो माननीय प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में इसकी कांग्रेस पार्टी ने लगातार शुरुआत की और नींव रखी है, उसको कर रहे हैं हम लोग। ठीक है सर। फैसल खान जी, आपको क्या लगता है, संगठन जातिवाद के आधार पर आगे बढ़ रहा है अभी उत्तर प्रदेश के अंदर, या फिर सबका साथ सबका विकास उसी के तहत आगे बढ़ा जा रहा है? देखिए, ये सबका साथ सबका विकास केवल एक नारा है। ये साथ तो सबका चाहते हैं और सबका साथ इनको मिलता है, लेकिन विकास केवल नीरव मोदी का होता है, अडानी और अंबानी का होता है। ये लोग किसानों के कितने बड़े दुश्मन हैं इस पूरे देश के लोग देख रहे हैं। आज किसान सड़कों पर निकले हैं, लाखों की तादाद में दिल्ली के बॉर्डर पर अपने हक की आवाज को बुलंद कर रहे हैं, लेकिन ये जालिम लोग उनकी बात सुनने तक को तैयार नहीं हैं। और अब जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहा है उत्तर प्रदेश का, तो जाति धर्म बरादरी जो इनका इतिहास रहा है उसी पर लोगों को बांटने का काम करते हैं और राज करते हैं। इन्होंने कभी कोई विकास की बात की नहीं है, अलावा अपने भाषणों में झूठ बोलना। इनके जो प्रमुख हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने 15 लाख देने का वायदा किया था, लेकिन किसी को 15 रुपए दिखाए नहीं। इन्होंने 2 करोड़ नौकरियों का वायदा किया था, लेकिन किसी को भी एक नौकरी मिल नहीं पाई है। आज कोई भी टीचर अपने धरने प्रदर्शन कर रहे हैं नौकरियों के लिए, बेरोजगार घूम रहे हैं हाथों में डिग्रियां लेकर, लेकिन इनके पास कोई एजेंडा नहीं है। इनके मंत्रिमंडल का विस्तार होना है या होगा ये समझें, लेकिन आज ये हकीकत बात है कि उत्तर प्रदेश के अंदर महिलाएं सड़कों पर असुरक्षित महसूस करती हैं। इसको लेकर इनके पास कोई रोड मैप नहीं है, कोई प्लान नहीं है कि कैसे महिलाओं को सुरक्षित किया जा सके। ठीक है सर। विकास जी, मंत्रिमंडल का विस्तार करना ही सही, या फिर जिस तरह से रोजगार एक बड़ी समस्या है उसको लेकर भी कुछ प्लान कर रही है सरकार? जी नहीं, रोजगार के लिए भी हमारी पार्टी लगातार मीटिंग बुला रही है, बैठक हो रही है, सारी चीजें हैं और रोजगार आगे दिया भी जाएगा। भाई एक आदेश अभी क्या कहते हैं हमारे मुख्यमंत्री जी ने किया भी था, उसके बाद जिससे युवा वर्ग थोड़ा नाराज दिखाई तो उन्होंने तुरंत उसको जो है करके फिर देखिए रोजगार है दिया जा रहा है। ऐसी बात नहीं कि रोजगार बिल्कुल ठप पड़ा हुआ है। कितनी नौकरियां दी सर आपने? सर युवाओं को कितनी नौकरियां दी सर आपने? सर युवाओं को नौकरी, देखिए एक सबसे पहले बात ये है कि जो आजाद 2017 में हमारी सरकार बनी, उसके बाद में कई सारे मसले थे, हमने उनको हल किए। फिर उसके बाद 2000 उसके बाद मसला आप एक बता तो दीजिए, कितने युवाओं को रोजगार दिया और कौन सा मसला हल किया 17 में बनने के बाद? एक बता दीजिए आप खाली। जी 17 में सरकार बनने के बाद में जो है क्या कहते हैं प्रधानमंत्री जी ने जितनी, देखिए आपका एक्सप्रेस वे, ठीक है, आप कहते हैं और क्या कहते हैं बात कर रहे हैं सर, लेकिन एक्सप्रेस वे को लेकर तो जो सपा सरकार में जो काम की शुरुआत की गई थी और लगातार सपा ये आरोप भी लगाती रही है कि वो सारे काम जो है सपा सरकार में शुरू किए गए, तो उसी का फीता काटकर आप जो है वाही लूट रहे हैं। इस तरह का जो आरोप जो है वो लगातार सपा की तरफ से आपके ऊपर लगता रहा है। लेकिन नया क्या किया गया? युवाओं को कितना रोजगार दिया गया? नए उद्योग कितने लगे? 2022 का विधानसभा चुनाव होना है, उस चुनाव में आप किस आधार पर पहुंचेंगे? कैसे आपकी जो सियासी जमीन है वो पक्का आप कर रहे हैं सर? विकास जी, विकास जी आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? लगता है तकनीकी खराबी के चलते हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। बिल्कुल, लेकिन आशीष जी, उत्तर प्रदेश के संगठन में अगर बात की जाए कांग्रेस संगठन की, वो कितनी मजबूत है? क्योंकि 2022 का जो चुनाव अब सर पर है, कम वक्त होता जा रहा है, लगातार जो है वक्त घट रहा है, उसको लेकर आपकी क्या कुछ तैयारियां हैं? क्योंकि लगातार योगी सरकार अपनी कैबिनेट में फेरबदल कर रही है ताकि हर तरह से
जो उनका वोट बैंक है उसको मजबूत किया जाए। कांग्रेस कितनी तैयार है सर? पहली बात तो योगी सरकार को कैबिनेट में फेरबदल से ज्यादा अपनी सोच में फेरबदल करना पड़ेगा जी। ताकि लोगों को रोजगार मिले और सुरक्षा मिल सके, आर्थिकता और जंगल राज पर लगाम लग सके, एक बात। दूसरा, कांग्रेस पार्टी संगठन के तौर पे माननीय अजय लल्लू जी के नेतृत्व में लगातार संघर्ष कर रही है। जो हमारे समान विचारधारा के विपक्षी दल हैं, जब कोरोना के समय वो घरों में बैठे थे तो कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता माननीय प्रियंका गांधी जी के और अजय लल्लू जी के नेतृत्व में लोगों की, जो लोग भूखे पेट नंगे पांव हाईवे पर साइकिल से, ठेले से, पैदल चल रहे थे, उनकी मदद कर रहे थे, उनको राशन पहुंचाने का काम कर रहे। हमने बसें तक पहुंचाने का काम किया और हमारे अध्यक्ष जी को उसमें जेल भी जाना पड़ा। जबकि यदि सरकार वास्तव में जनहित पर काम कर रही थी तो उन्हें उन बसों को स्वीकार करने में एतराज क्या था? ये सरकार किसान विरोधी है और जन विरोधी है, ये सबसे बड़ा इसका प्रमाण है कि हमने बसें दी, उन्होंने नहीं ली। हम किसान बिल को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। आज किसान 11 दिन से धरने पर बैठे हैं, उस पर काम नहीं कर रहे। कांग्रेस पार्टी का संगठन प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में मजबूत हुआ और उस पर लगातार हमारा काम चल रहा है। हमारे प्रमाण है कि लगातार प्रमुख विपक्षी दल के रूप में अगर कोई सड़कों पर दिखा है, लखनऊ से लेकर हरदोई तक, तो कांग्रेस पार्टी ने दिखने का काम किया। तमाम वीडियो फुटेज और प्रेस रिलीज आपके चैम्बर में भी, आपके डेस्क पे भी होंगे इस मामले में। ठीक है सर। फैसल खान जी, अगर बात आम आदमी पार्टी की जाए, उत्तर प्रदेश के अंदर आम आदमी पार्टी नई पार्टी है, उससे पहले बीजेपी, बसपा, सपा का अपना वर्चस्व है, कांग्रेस भी टक्कर में है, तो आम आदमी पार्टी कैसे अपनी मजबूती दिखाएगी, कैसे जनता का समर्थन हासिल करने में कामयाब होगी? देखिए, हमारे पास का बेहतरीन मॉडल है। आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में है तो हमने वहां पे हर परिवार को 200 यूनिट बिजली फ्री देने का काम किया है। वहां पे हम 2500 पेंशन देते हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर केवल 500 रुपए पेंशन मिलती है। दिल्ली के सरकारी स्कूल इतने शानदार हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति की पत्नी आकर उस स्कूल को देखने की इच्छा जाहिर करती हैं और उसकी बहुत ज्यादा तारीफ करती हैं। दिल्ली के सरकारी अस्पताल इतने शानदार हैं कि पूरे हिंदुस्तान के लोग चाहते हैं कि हम दिल्ली जाएं और हमारा इलाज जाएं। मांगने की कोशिश करेंगे। तो हम यही चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के लोग 50 साल तक, 40 साल तक जिन पार्टियों ने इनको छला है, जात बिरादरी के नाम पर दिया कुछ नहीं है, लोगों के चेहरे मायूस हैं, माँ बहनें रोती हैं अपने बिजली के बिल दिखा दिखा कर। तो आज सबसे महंगी बिजली उत्तर प्रदेश के अंदर दी जा रही है। इन सब पर काम करने के लिए केवल और केवल उत्तर प्रदेश के लोगों के पास विकल्प है आम आदमी पार्टी का। आम आदमी पार्टी वो पार्टी है जिसने 8 साल के अंदर जन्मी हुई पार्टी ने इतना बड़ा काम कर दिया कि उसकी चर्चा पूरी दुनिया भर में हो रही है। और ये भाजपा और कांग्रेस जैसी पार्टियां एक 100 साल पुरानी पार्टी है, एक 50 साल पुरानी पार्टी है। इन्होंने केवल नफरतें फैलाई हैं, लोगों के बीच में दरार डाली है और मंदिर और मस्जिद पर राजनीति की है। लेकिन आम आदमी पार्टी केवल और केवल विकास के नाम पर वोट मांगती है। यदि किया है तो उत्तर प्रदेश के लोग हमें उत्तर प्रदेश में मौका देंगे और नहीं दिया है तो वही जात बिरादरी पे जैसे बटते हैं वैसे लोग बटेंगे। ठीक है सर। विकास कुमार जी, आम आदमी पार्टी अपना दिल्ली मॉडल जो है लेकर 2022 के विधानसभा का चुनाव में उत्तर प्रदेश में उतरेगी। जनता के सामने दावा यह किया जाएगा कि जिस तरह से दिल्ली में विकास किया गया, दिल्ली में जो है सरकारी स्कूलों की व्यवस्थाएं की गई है, उसी के आधार पर वोट मांगेगी। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार की अगर बात की जाए, किस आधार पर, किन मुद्दों के आधार पर और कौन कौन से विकास के आधार पर जनता के बीच फिर से पहुंचेगी? विकास जी, इनके पास विकास कहाँ है? ये तो केवल जात बिरादरी के मुद्दे पर जाएंगे चुनाव में। मंदिर विकास जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? लगता है तकनीकी खराबी के चलते हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। आशीष जी, एक सवाल बड़ा अहम है उत्तर प्रदेश की राजनीति में अगर बात की जाए, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में काफी लंबे वक्त से जो है वर्चस्व काफी कम रहा है कांग्रेस का, हालांकि उसको वापस पाने को लेकर कांग्रेस पूरी सक्रियता के साथ जनता के बीच पहुंच रही है। क्या लगता है आपको, कितना आसान होगा 2022 का चुनाव आपके लिए? देखिए, चुनाव तो कोई भी आसान नहीं होता किसी भी दल के लिए। हर चुनाव हर पार्टी के लिए एक नई शुरुआत होती है और हमने शुरुआत की है। हमने लोगों के दिल में जगह बनाई है। जिस तरीके से हम किसान मजदूरों की लड़ाई लड़ने का काम माननीय प्रियंका गांधी जी और अजय लल्लू के नेतृत्व हमने किया है,
निश्चित ही अब कांग्रेस की चर्चा गली गली और घर घर है। मैं तो भारतीय जनता पार्टी के साथियों से सिर्फ एक ही दो सवाल पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, वो या मुझे बता दें उत्तर प्रदेश के अंदर स्मार्ट सिटी कौन सी है, किस स्मार्ट सिटी को उन्होंने बना के खड़ा कर दिया। कोरोना महामारी के अंदर आखिर घोटाले क्यों हुए थे? अगर उसको घोटालों में अवसर था तो उसको घोटालों में क्यों बदला गया? आप बताइए, कर्जा माफी के नाम पर 25 पैसे का सर्टिफिकेट देके किसानों की गरीबी का मजाक क्यों उड़ाया गया? आप मुझे बताइए, जो आम आदमी पार्टी के साथी कह रहे हैं कि 100 साल पुरानी पार्टी है, इसने कुछ नहीं किया, हमने किया नहीं तो आपने फीसे किस काम के काटे? एक फ्लाईओवर तक बनाया। ठीक है सर, बात ये है। ठीक है सर। विकास जी, जी कैबिनेट का आपका विस्तार होने जा रहा है, हर तरह से आप अपनी तरफ से पूरी मजबूती के साथ 2022 के विधानसभा के चुनाव में उतरेंगे, हर तरह से वोट को हर प्रकार से कोशिश होगी कि अपनी जो सियासी राजनीति जो है, जो सियासी जमीन है, उसको पक्का किया जाए। लेकिन सबसे बड़ा अहम सवाल एक है विकास जी, कौन से मुद्दे होंगे, कौन सा विकास होगा, कौन सा रोजगार होगा, जिसके आधार पर फिर से आप जनता के बीच पहुंचेंगे? देखिए, हमारी सरकार ने भोजन, सड़क, आवास, पेयजल आदि और कानून व्यवस्था और शिक्षा सभी मामलों पे हमारी पार्टी ने काम किया। ठीक है, इसके अलावा राज्य कह रहे किसानों को कहते हो गन्ना बिक्री पे जो है 22,517 करोड़ रुपए का भुगतान हमारा जो है तो सरकार बनने के 100 दिन के भीतर ही हमारा कर दिया गया था। और अभी कितना पेंडिंग चल रहा है सर, वो देखा आपने सर? आपने तो अभी कितना पेंडिंग चल रहा है सर, वो देखा आपने? जी, कोरोना में जो निर्णय लिया गया सबसे 20 लाख करोड़ मिला। सबसे बड़े प्रदेश में जिस तरीके से हमारे मुख्यमंत्री जी ने क्या कहते हैं कोरोना काल में कंट्रोल किया है, ठीक है, आपके दिल्ली में लॉकडाउन के आप विरोध में थे, लेकिन उसके अलावा जब केंद्र सरकार से आपको ये पता चला कि नहीं परिस्थिति और ज्यादा बिगड़ सकती, आखिरी में आपको उस बात को माना। दोबारा भी क्या कहते हैं कोरोना जब से शुरू हुआ सबसे ज्यादा जो मामले पाए गए हैं वो आपके सबसे बड़े दिल्ली में ही सबसे ज्यादा मामले पाए गए हैं। अरे तो खिड़की खरीद में घोटाले क्यों हुए भाई? अपनी घोटाले भाई साहब, हमसे ज्यादा घोटाले आप किस टाइम में हुए? हम हमारे घोटाले के टाइम में आप ही के नेता जेल जा रहे हैं। हम यहाँ के नेता जेल जा रहे हैं। हम यहाँ घोटाले नहीं, हम यहाँ ठीक है सर। कोरोना को तो हर ठीक है सर, क्योंकि कोरोना से तो पूरी दुनिया परेशान है विकास जी। ठीक है आशीष जी, ठीक है सर, क्योंकि कोरोना से तो पूरी दुनिया परेशान है, हमारा देश परेशान है, लगातार राज्यों में आंकड़े बढ़े हैं सर। लेकिन बात कोरोना से पहले की भी अगर की जाए, विकास को लेकर, रोजगार को लेकर अगर बात की जाए, और आने वाला जो चुनाव है सर, वो किस आधार पर है सर, किस आधार पर आप जनता के बीच पहुंचेंगे? सर देखिए, हमारा जो आधार है, हमने जो शुरू में कहा था मेरठ, सहारनपुर, रायबरेली और रामपुर को स्मार्ट सिटी में बदलने के लिए, जैसे ये दिल्ली का अपना खाका बता रहे हैं, ठीक है, उस तरीके से हमने भी एक स्मार्ट सिटी का खाका तैयार किया था मेरठ, सहारनपुर, रायबरेली और रामपुर का। ठीक है, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे के साथ पूर्वांचल एक्सप्रेस भी हमारी पार्टी की है। ठीक है, और भी उसके अलावा क्या कहते हैं, हमने क्या कहते हैं जितनी भी केंद्र की जितनी सारी योजनाएं थी वो भी हमने क्या कहते हैं जनता तक पहुंचाई है। उसके अलावा क्या कहते हैं अर्धकुंभ भी क्या कहते हैं हम लोग के समय में जो अर्धकुंभ शुरू किया गया वो भी है। इन लोगों के समय में जितनी भी धांधलियां होती हम लोगों ने सारा सिस्टम ऑनलाइन कर दिया है कि सारे खाते जो है हम लोगों ने आधार से लिंक करवा दिए हैं। जो पहले आदमी जिंदा नहीं भी होते थे, मनरेगा में उनके नाम से पैसा जो है प्रधान और बाकी लोग। तो सर अब तो जांच करिए ना सर, जांच को बैठाइए सर, जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करवाइए आप, क्योंकि अगर दो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जनता का पैसा जनता तक पहुंचना चाहिए, और अच्छी बात है अगर योगी सरकार की तरफ से पूरा पैसा जनता तक पहुंच रहा है। जी जी, नहीं तो बिल्कुल जांच बैठाई जाएगी, जो भी क्या कहते हैं इसमें अभियुक्त जो भी इनके हैं सारी जगह चल रही। लेकिन पहले जो इस तरह हम लोग जिस महामारी से हम लोग गुजर रहे हैं, पहले हमको उससे बात करना कि ये सब तो अभी चुनाव अभी हमारा 2022 में, और अभी जो हमारे चुनाव हुए हैं और बिहार चुनाव हुए हैं, इन लोग ये लोग कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन जनता को ये चीज पता है कि भारतीय जनता पार्टी कार्य कर रही है और जनता के हक में कार्य कर रही है। उस चुनाव का रिजल्ट ये बता रहा है कि इन लोगों के हिसाब से जो कहना है कि भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं कर रही है, अरे जहां चुनाव हुए वहां पे सबसे लगभग सारी चीजें भारतीय जनता पार्टी की जीत के पता में आई है। ठीक है सर। आशीष जी, उपचुनाव में तो आपने भी हमने भी देखा है कि ज्यादातर जो है सीट जो है वो उसी पार्टी को मिलती हैं जो पार्टी सत्ता में होती है। लेकिन अब जो विधानसभा का चुनाव है उसको लेकर अगर बात की जाए, क्योंकि मजबूती को लेकर हर पार्टी अपने अपने हिसाब से जनता के बीच पहुंचेगी,
संगठन को मजबूत करने की हर एक पार्टी अपनी कोशिश कर रही है। आपके पास क्या आधार होगा सर? आपके पास क्या मुद्दे होंगे? आप किस आधार पर जनता का समर्थन हासिल करेंगे? देखिए, हमारे पास मुद्दा है गरीब मजदूर किसान, जो भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से त्रस्त है। दूसरा, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ ना आपके माध्यम से कि संविदा कर्मियों, लाखों लाख संविदा कर्मियों के लिए भारतीय जनता पार्टी के पास कोई नीति नहीं है। जो संविदा कर्मी हमारे तमाम योजनाओं में आउटसोर्सिंग के माध्यम से काम कर रहे हैं, उनके लिए कोई योजना नहीं इनके पास। पुरानी पेंशन की बहाली इन्होंने अभी तक नहीं की। उसके बाद पराली जलाने पर किसानों पर ये मुकदमे लिख रहे हैं। 900 में धान बिक रहा है, 500 में चालान हो रहा है आम आदमी का। जनधन खातों में लोगों को खाते खुलवा दिए, जीरो बैलेंस। आज उन खातों को बैंक कर्मचारी अपने पैसों से मेंटेन कर रहे हैं। तो हमारे पास गरीब मजदूर किसान संविदा कर्मी हम सबकी सर, आरोप लगाना तो बड़ा आसान है सर। जिन राज्यों में आपकी सरकार चल रही है वहां पर आप क्या कदम उठा रहे हैं सर? किसानों की बड़ी समस्या है, पराली की बड़ी समस्या है वहां पर। पंजाब की बात की जाए, वहां पर भी किसानों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए हैं। आरोप तो लगाना बड़ा आसान है सर। जहां पर आप सत्ता में वहां पर आप क्या कर रहे हैं सर? नहीं, हमारे यहाँ पंजाब सरकार में सबसे ज्यादा किसानों को सहूलतें मिल रही हैं। आप देखिए, वहाँ किसान इतने दिनों से आंदोलित हैं। हमारी पंजाब की सरकार, राज्यों की सरकारों ने कभी कोई डंडा नहीं चलाया, कोई पानी की बौछार नहीं की, कोई आंसू गैस के गोले नहीं चलाए। हम संवाद कर रहे हैं, बात तो सुन रहे हैं। यहाँ तो तानाशाही है, सुनना ही नहीं चाहते। 9 तारीख को बात कर लेंगे, 18 तारीख को बात कर लेंगे। अरे भाई, ये दोहरे मापदंड क्यों? आप हमने रोजगार की गारंटी दी, भोजन के अधिकार की गारंटी दी, सूचना के अधिकार की गारंटी दी, काम की गारंटी दी। आप एमएसपी की गारंटी क्यों नहीं दे रहे? दे दीजिए, क्या बात है एक लाइन में। ठीक है सर। विकास जी, दोहरे दंड आप क्यों अपनाए जा रहे हैं बीजेपी की तरफ से? अगर किसानों की वाकई में समस्या और किसान हितैषी आपकी पार्टी होने का दावा भी करती है, इस समस्या का समाधान क्यों नहीं सर? शीतलहर चल रही है, कड़ाके की ठंड पड़ रही है, बुजुर्ग किसान सड़कों पर हैं, परेशान हैं। हमने किसान नेताओं को हमने कई बार आमंत्रित किया, उनसे क्या कहते हैं, हमने जो उनकी मांगे थी, जो जायज मांगे हैं वो उनकी जरूर मानी जाएगी। तो एमएसपी पर सर, अगर एमएसपी पे कानून बनाने की मांग किसान भाई कर रहे हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि वो जायज मांग है? अगर सरकार वाकई में दावा कर रही है कि एमएसपी के हिसाब से ही खरीदारी होगी, किसानों की फसलों को खरीदा जाएगा, फिर कानून क्यों नहीं बना दिया जाता उस पर? ये बड़ा अहम सवाल है सर। एमएसपी जो है, ये क्या कहते हैं, ये 2012 में ही निर्णय लिया गया था। उस समय तो इनकी सरकार थी, लेकिन अब तो आप सत्ता में है ना सर जी। आज धान आप मान रहे हो ना कि धान के सेंटर पे 1868 मिल रहा किसान को। अगर 1868 मिल रहा तो उसको गारंटी में लिखने में क्या बुराई है? नहीं, गारंटी में नहीं भाई। देखिए, ये एमएसपी लाया तो हमारे ही द्वारा गया है। ये लाया गया, उसको नियम में लाने में क्या दिक्कत है सर? नियम में लाने के लिए लगातार हमारा कैबिनेट मीटिंग कर रहा है। अगर उसको जायज लगेगा तो उसको आगे वो 1868 मिल रहा, वो नाजायज मिल रहा है क्या किसानों को? नहीं, नाजायज वाली बात नहीं है, लेकिन देखिए, हमने एमएसपी के सारे खाके जो थे हमने पहले ही। अब जो ये हो रहा है, ये कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों के द्वारा सिर्फ। ठीक है सर, कर आप नहीं पा रहे, जिम्मेदार कांग्रेस। ठीक है विकास जी, ठीक है आशीष जी। जनता उसका जवाब देगी 2022 के विधानसभा के चुनाव में। अगर वाकई में सरकार किसानों के साथ खड़ी है तो उसका समर्थन मिलेगा। अगर वाकई में लगता है किसानों को सरकार समस्या का समाधान नहीं कर पा रही, तो उसके हिसाब से वो जो है जनता सरकार को जवाब देगी। फैसल खान जी, आपको क्या लगता है उत्तर प्रदेश के अंदर किस तरह की राजनीति हो रही है? क्या जाति के आधार पर वोट बैंक को साधने की कोशिश की जा रही है, या फिर जिस तरह से किसान हितैषी होने का दावा सरकार करती है समाधान नहीं हो रहा है? आपको क्या लगता है? ये बिल्कुल ठीक है। ये केवल और केवल जात बिरादरी के नाम पर वोटरों को साधने की कोशिश करते हैं। ये विकास के नाम पर कुछ नहीं करना चाहते, ना इन्होंने विकास किया है। अभी इनके भाजपा के प्रवक्ता, जिनका खुद का नाम विकास है, मैं इनकी बात सुनकर बड़ा हंसी आ रही थी मुझे और आश्चर्यचकित हो रहा था। इन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बड़ी अच्छी है और उसको लेकर अपनी पीठ थपथपा रहे थे। अच्छी होती है। मैं इनके सामने कुछ आंकड़े रखना चाहता हूँ। आज उत्तर प्रदेश के अंदर इतना ज्यादा अफरा तफरी का आलम है कि ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जंगल राज कायम है। बल्कि जंगल में भी कुछ कानून के नियम होते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर उससे भी ज्यादा बदतर हालात हैं। हाथरस के अंदर जो हुआ उसने पूरे देश को शर्मसार किया है। जाति देखकर वहां पे अपराधियों को बचाने का काम सरकार ने किया है। और बलरामपुर के अंदर जो घटना हुई, इसके अलावा शाहजहांपुर के अंदर महिलाएं अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही हैं।
मेरठ के अंदर एक बच्ची के 15 लाश के टुकड़े कट्टे के अंदर मिलते हैं। आज कोई भी आप अखबार उठाकर देख लीजिए, रोज अगर घटनाएं छपती हैं तो 8 साल, 10 साल, 12 साल की बच्चियों के साथ रेप की घटनाएं छपती हैं। इनकी सरकार मिशन शक्ति चला रही है, लेकिन सच्चाई यह है कि उत्तर प्रदेश के अंदर मिशन रेप चल रहा है भाजपा के संरक्षण में। तो ऐसे में ये जो कानून व्यवस्था का हवाला देकर अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, ये सरासर झूठ है, बेईमानी है। ये उसी तरह की बात है जैसे इनके प्रधानमंत्री ने कहा था हम 15 लाख देंगे, और अभी इन्होंने एक सफेद झूठ मेरे सामने बोला। मैं जनपद रामपुर का रहने वाला हूं। इन्होंने कहा कि रामपुर को स्मार्ट सिटी बनाया गया है या बनाया जाएगा, लेकिन आप जरा रामपुर आकर देख लीजिए कि रामपुर की हालत क्या है। रामपुर में लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, सड़कें है नहीं, बिजली है नहीं, इतनी बिजली नहीं आती है जितने बिजली के अधिकारी बिजली चेकिंग करने आते हैं और गरीब गरीब लोगों के ऊपर जुर्माने डालते हैं। भाजपा के हर विधायक के घर में, भाजपा के हर मंत्री के घर में आप अगर चेक करेंगे तो बिजली के बड़े बड़े बिल उनके ऊपर बकाया है और उन्होंने बिजली का बिल नहीं भरा है। लेकिन आज अगर रामपुर में 2000 रुपए किसी गरीब आदमी का बिल आता है तो ये उनकी लाइन काट देते हैं, उनके ऊपर जुर्माने लगा देते हैं, उनके ऊपर मुकदमे लगा देते हैं। तो ये जो झूठ की राजनीति कर रहे हैं, जात बिरादरी के नाम पर लोगों को बांट रहे हैं, 2022 में इनका बोरिया बिस्तर तय होना बिल्कुल निश्चित है। ठीक है सर, सीधा जवाब मैं विकास जी से लूंगा। विकास जी, कितना सहमत है फैसल जी की बात से? फाइनल कमेंट सर। फैसल जी की बात देखिए, पहले जो है क्या कहते हैं, मैं आशीष सिंह जी की बात करूंगा जो कहने जाती है। हमारी एक पार्टी ऐसी है जिसके संगठन की दायित्व किसी व्यक्ति विशेष को या उसके उत्तराधिकारी को नहीं दी जाती। चाहे आप जब किसी ने स्वतंत्रता आंदोलन को लीड नहीं किया तो आप उसमें आस्था हो कैसे सकती है? हमारा गर्व है कि गांधी फैमिली उसके परिवार ने हमारे स्वतंत्रता आंदोलन को लीड किया। हम उनके नेतृत्व में काम करने को गर्व महसूस करते हैं। ये आपका दुर्भाग्य है कि आप गोडसे और गोवलकर जैसे लोगों की मानसिकता के लोगों को नेता मानते हैं, उनके नेतृत्व में काम कर रहे हैं। आपका दुर्भाग्य है कि हमारा सौभाग्य है कि हम गांधी फैमिली के साथ काम कर रहे हैं। अगर आपके पास ऐसा नेता नहीं है तो आप हमारी गांधी आजादी में ठीक है सर, माफी मांगकर जिनके नेता, ठीक है सर, ठीक है आशीष जी, ठीक है आशीष जी, वो जनता जनार्दन है। ठीक है सर, विकास जी, ठीक है सर, ठीक है आशीष जी, ठीक है, जनता जनार्दन है। ठीक है सर, जनता जनार्दन है, वो उसका जवाब देगी। विकास जी, ठीक है सर, ठीक है विकास जी, विकास जी, ठीक है सर, जनता जनार्दन है। अगर वाकई में आपकी सरकार काम कर रही है, वाकई में आपकी सरकार जनता को ध्यान में रखते हुए योजनाओं को लागू कर रही है, तो उसका जो है समर्थन जरूर आपको मिलेगा विधानसभा के चुनाव में। ठीक है सर, ठीक है आशीष जी, ठीक है आशीष जी, ठीक है, वक्त मेरे पास कम है। फाइनल कमेंट फैसल जी आपसे भी मैं चाहूंगा, आने वाला जो विधानसभा का चुनाव होगा वो कितना अहम होगा और कितना खास होगा? फाइनल कमेंट सर। देखिए, 5 साल के बाद जनता को मौका मिलता है दोबारा सरकार चुनने का, और अब लोग बहुत बेवकूफ बन गए इन क्षेत्रीय पार्टियों से और राष्ट्रीय पार्टियों से। लोगों के पास आम आदमी पार्टी का बेहतरीन मॉडल है जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। अब ये कितना ही अयोध्या में पत्थर भेज दें, या फिर मंदिर मस्जिद की बात कर लें, या फिर जाति बिरादरी के नाम पर अपने कैबिनेट का विस्तार कर लें, लोग इनकी बातों में अब आने वाले नहीं है। केवल और केवल लोगों को वो सरकार चाहिए जो उनको बिजली फ्री दे, उनको पानी फ्री दे, उनको अच्छे स्कूल दे। और ठीक है सर, देखना होगा कि जनता का समर्थन बीजेपी के साथ जाता है। अगर बीजेपी ने वाकई में काम किया है तो बीजेपी को उसका समर्थन मिलेगा। अगर वाकई में किसानों की समस्या का समाधान नहीं हुआ तो उसका भी रुख जो है किसानों का सरकार को देखना होगा। फिलहाल इस चर्चा में शामिल होने के लिए आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन सवाल यही है कि 2022 में जो विधानसभा का चुनाव होगा उत्तर प्रदेश के अंदर, वो किस आधार पर होगा? क्या वाकई में राजनीतिक समीकरण को देखते हुए वोट बैंक साधने की कोशिश यहां पर पार्टियां करेंगी? क्या 2022 का विधानसभा का चुनाव होने से पहले एक बार फिर से एक दूसरे समुदाय के वोट बैंक पर पार्टियों की निगाह है?
या फिर एक बार फिर से ये भी देखना होगा कि किस आधार पर सत्ताहीन पार्टी बीजेपी जनता के बीच पहुंचेगी, क्योंकि विधानसभा का चुनाव जो 2022 में होना है वो सपा बसपा और बीजेपी और आम आदमी पार्टी भी अब उतर रही है, उस सब पार्टियों के लिए बड़ा खास होगा, बड़ा अहम होगा। लेकिन जनता जनार्दन है, देखना होगा कि जनता का समर्थन यहाँ पर किस पार्टी को मिलेगा। फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही। नमस्कार।